हेलो ऑल ऑफ यू। सो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कैश बेसिस अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। दोनों अकाउंटिंग अलग अलग टाइप्स की होती हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, हम कौन सी अकाउंटिंग को फॉलो करेंगे तो हमारे लिए बेस्ट है, हमारे बिजनेस के लिए बेस्ट है, और कौन सा हमारे बिजनेस के लिए ज़्यादा सुटेबल है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि होते क्या है। कैश बेस्ड अकाउंटिंग मतलब क्या है कि आप अपने बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं ओनली कैश के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर उस ट्रांजेक्शन में कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, आपने क्या कुछ परचेज करा कैश जाएगा, कुछ सेल करा तो कैश आएगा, कुछ आपने एक्सपेंसेस पे करे कैश जाएगा, आपको कुछ इनकम रिसीव हुई कैश आएगा। तो ये सब जो भी ट्रांजेक्शन्स है वो कैश की होनी चाहिए, तभी आप कैश बेसिस में उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अदरवाइज इसके अलावा जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं आप रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम सारे एक्सपेंसेस कैश में पे करें, सारी इनकम हमें कैश में रिसीव हो। क्या पता कुछ इनकम अभी आउटस्टैंडिंग रह गई हो उस साल की जो नहीं मिली हमें, कुछ एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग रह गया हो, या फिर कुछ आपने परचेज उधार में करी हो, या कुछ सेल आपने उधार में करी हो। तो जो कैश बेस्ड अकाउंटिंग है ये जो भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसे इग्नोर कर देता है, उसे वो अपने बुक्स में शो ही नहीं करने देता। कैश बेस्ड अकाउंटिंग ये होता है। वही इसके जो अपोजिट में है एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग कह सकते हो एक तरह से कैश बेसिस का फादर है। एक्रूअल बेसिस इसका क्या है, फादर है। यानी कि एक्रूअल बेसिस में कैश बेसिस वाले सारे आपको बेनिफिट मिलेंगे, गुण मिलेंगे, और इसके अपने अलग से भी कुछ गुण होते हैं। एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में आप कैश की तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, यानी कैश बेसिस के जितने भी बेनिफिट्स हैं, जितने भी लक्षण हैं, आप सारे एक्रूअल बेसिस में देखेंगे। लेकिन एक्रूअल बेसिस में एक्स्ट्रा क्या है, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में एक्स्ट्रा ये होता है कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड करता है। कोई इनकम आपकी अप्रूव्ड है, रिसीव नहीं हुई, तो उसे भी आप इनकम दिखाएंगे। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, तो ये सब क्या बनता है, एक्रूअल बेसिस बनता है। तो यहाँ पे जैसे कि होता है कि जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं हम अपने टोटल एक्सपेंस में जोड़ देते हैं, अक्रूड इनकम होती है तो उसे हम अपने इनकम में जोड़ देते हैं। कुल मिला के एक्रूअल बेसिस मतलब क्या होता है, एक साल के अंदर जितने भी खर्चा आपका बनता है, जितनी इनकम बनती है, सब रिकॉर्ड करके चलते हैं हम। यानी कि एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में क्या होता है कि एक्रूअल बेसिस किसी भी ट्रांजेक्शन को छोड़ता नहीं है, सारी ही ट्रांजेक्शन क्या करता है, ये रिकॉर्ड करता है, चाहे वो कैश की हो क्रेडिट की हो। क्लियर है। तो ये तो हो गए मीनिंग। अब दूसरी पॉइंट इसमें मैंने लिखा है एक्यूरेसी। आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं हम लोग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका एक मेन बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपने कैश बेस्ड अकाउंटिंग फॉलो करा है तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो एक्यूरेट नहीं आता, ये मैन्युपुलेट आता है या फिर इनकरेक्ट आता है। बिकॉज इस साल जो हमारी इनकम्स रह गई थी हमने उसे अभी तक रिकॉर्ड नहीं करा, बिकॉज वो रिसीव नहीं हुई, क्रेडिट अप्रूव थी। कुछ एक्सपेंसेस थे आपने उसे पे नहीं करा, उसे भी आपने रिकॉर्ड नहीं करा यहाँ पे। तो क्या होता है कि यहाँ पे हमने सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करा, जाहिर सी बात है जो हमारा प्रॉफिट या लॉस निकल के आएगा वो भी इनएक्यूरेट होगा। और कई बार क्या होता है कि कोई हमने सेल करी तो वो कैश बाद में रिसीव होता है। क्या पता हमने यहाँ पे जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट था हमने कैश के अकॉर्डिंग बनाया है ना, कि जितने भी कैश आया ये जितना कैश गया। क्या पता इसमें कुछ ऐसा कैश है जो पिछले साल वाला था इस साल मिला है, समझ आ रहा है, और इस साल जो कैश मिलना चाहिए था अभी तक नहीं मिला। तो यह इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो हम डेटा भी देते हैं वो डेटा भी गलत होता है। बिकॉज हमने सपोज हमने एक सेल करी, 10,000 की हम लोगों ने सेल करी थी 1 मई, 15 मार्च 2019 को। अब ये जो हमने सेल करी है ये सेल हमने 15 मार्च 2019 को करी है, बट हमें ये कैश रिसीव कब हुआ, 2020 में। तो जब हमने 2020 में प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया होगा तो सेल को हमने दिखाया होगा 2020 में, बट ये सेल हुई कब है, 2019 में हुई है, और हमने 2019 में इसको दिखाया नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, हम इन्फॉर्मेशन भी रॉन्ग देते हैं गवर्नमेंट को, और हमें भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलती है। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि जो कैश बेस्ड अकाउंटिंग है ये कैपिटल रिसिप्ट या एक्सपेंडिचर या फिर रिवेन्यू रिसिप्ट या एक्सपेंडिचर में कोई डिफरेंस नहीं रखता। अगर आपने असेट बेच के पैसा आपके पास आया है या आपने सेल करके पैसा आपके पास आया है तो दोनों को वो इक्वल ट्रीट करता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आपको देगा। दोनों को मतलब कैश आना है तो दोनों आप रिकॉर्ड कर देंगे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर ही। लेकिन एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग में क्या होता है कि हम लोग कैपिटल
चीज़ों को नेचर वाले आइटम को अलग लेते हैं, रेवेन्यू नेचर वाले आइटम को अलग लेते हैं। जो भी कैपिटल नेचर के आइटम होते हैं बैलेंस शीट में जाते हैं, रेवेन्यू नेचर के आइटम होते हैं आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाते हैं। जब भी तो हमें एक्यूरेसी मिलेगी, क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट या एक्सपेंडिचर होता क्या है, नॉन रेगुलर होता है, इरेगुलर होता है। बिकॉज वो इनकम या वो एक्सपेंस हम रोज नहीं करते, हर दिन नहीं करते, कभी कभार साल में 5-6 साल में करते हैं, यानी कि वो कभी कभार होता है, रेगुलर नहीं होता। तो अगर वो चीज़ भी हम एक साथ रिकॉर्ड कर देंगे तो हमें पता कैसे लगेगा कि हम रेगुलर कितना इनकम अर्न कर रहे हैं या कितना एक्सपेंस पे कर रहे हैं, क्योंकि उसमें तो फिर आपके नॉन रेगुलर वाले भी शामिल हैं। तो इसलिए कैश बेसिस क्या होता है, आपको काफ़ी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है। लेकिन एक्चुअल बेसिस में क्या होता है, आपको पता होता है कि हाँ ये कैपिटल रिसिप्ट है, ये हमें कभी कभार मिलती है, ये हमारा नॉर्मल बिजनेस इनकम नहीं है। लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट को हम अपनी नॉर्मल बिजनेस इनकम मानते हैं, उसी से हम लोग पता लगाते हैं कि हमारा हाँ, इस साल का हमारा इतना प्रॉफिट है, रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर तो एक्यूरेसी की बात होगी, सूटेबिलिटी, ये कहाँ पे सूट करता है, किन लोगों को सूट करता है। डॉक्टर्स हो गए आपके, इंजीनियर्स हो गए, और भी काफ़ी होते हैं। एग्जाम्पल मेन आप समझ लीजिए, डॉक्टर है, इंजीनियर है, इन्हें क्या होता है कि ये लोग कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। इनको ज़्यादा कुछ एक्चुअल बेसिस की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज इनका तो नॉर्मल बिजनेस होता है कि अभी हाँ भाई इतनी मेडिसिन का बना है, इतनी मेरी फीस बनी, फीस मिल जाती है इन लोगों को। सेम इंजीनियर्स का भी यही होता है। और जो एक्चुअल बेसिस अकाउंटिंग है ये और मीन्स हर जगह सूटेबल है, हर किसी के लिए सूटेबल है। छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, मीडियम बिजनेस है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये लोग भी एक्चुअल बिजनेस फॉलो कर सकते हैं। बट इनके लिए कैश बेसिस भी बेस्ट है। लेकिन एक्चुअल बेसिस आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, हर बिजनेस में, हर टाइप की बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। कवर्ड जो कैश बेसिस अकाउंटिंग होती है किसी भी एक्ट में रिकॉग्नाइज नहीं की जाती, लेकिन जो आपका एक्चुअल बेसिस अकाउंटिंग है ये कंपनीज एक्ट में रिकॉग्नाइज किया जाता है। यानी एक्चुअल बेसिस को मान्यता प्राप्त है कंपनीज एक्ट के अंदर, लेकिन कैश बेसिस को कंपनीज एक्ट या किसी भी एक्ट में मान्यता प्राप्त नहीं। कंपैरिजन, अब आपके पास प्रॉफिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है, तो आप क्या है कि कंपैरिजन भी आपका जो निकलो, जैसे कि एक आपका 2019 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक 2020 का है, दोनों का आप कंपैरिजन करोगे, पहली बात तो दोनों ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट रॉन्ग आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इसका जो कंपैरिजन है वो भी क्या आएगा, इनएक्यूरेट आएगा, इनकरेक्ट आएगा। तो ये आपका कैश बेसिस होता है। लेकिन एक्चुअल बेसिस में क्या होता है, आप लोग कंपैरिजन कर सकते हैं कि पिछले साल मैंने इतना प्रॉफिट कमाया था, इस साल मैंने इतना प्रॉफिट कमाया है। प्रॉफिट अगर बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, प्रॉफिट कम हुआ है तो क्यों कम हुआ है, आपको ये पूरी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है। टेक्निकलिटी, जो कैश बेसिस अकाउंटिंग होता है वो बिल्कुल ही ईजी होता है। कैश बेसिस अकाउंटिंग के लिए आपको कोई भी अकाउंट्स की नॉलेज नहीं भी है तब भी आप कैश बेसिस अकाउंटिंग आराम से फॉलो कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल जो आपके गलियों में दुकानदार होते हैं वो तो अकाउंट फॉलो नहीं करते, बस उनके पास एक रजिस्टर होता है, यहाँ पे वो देखते हैं कितना कैश आया कितना कैश गया, फिर डिफरेंस देखते हैं कि एक दिन में मैंने एक महीने में कितना कैश कमाया है। समझ आ रहा है आपको। तो कैश कमाना जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट भी आपको उतना ही होगा। आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जितना भी आपको एक महीने में कैश मिल रहा है जरूरी नहीं है वही आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट और कैश कभी भी एक जैसे नहीं होते, प्रॉफिट ज़्यादा भी हो सकता है कैश के मुकाबले और वो कम भी हो सकता है, बिकॉज क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी हम लेके चलते हैं और होती है ज़्यादातर बिजनेस में। तो इसमें जो कैश बेसिस में जो टेक्निकलिटी होती है ईजी होती है, इसमें किसी स्किल की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक्यूरेट बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करते हैं तो अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपको अकाउंटेंट रखना पड़ेगा या फिर आपको खुद अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एक्यूरेट बेसिस अकाउंटिंग फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंट्स की नॉलेज ही नहीं है तो आपको पता नहीं होगा और सेंड एक्सपेंस क्या होता है, प्रीपेड इनकम क्या होती है, अक्रूड इनकम क्या होती है। तो जाहिर सी बात है आपको अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए आपके पास, तभी आप एक्यूरेट बेसिस अकाउंटिंग फॉलो कर सकते हैं। और ये थोड़ा जो कैश बेसिस अकाउंटिंग होता है ये आपका कॉस्ट भी रिड्यूस करता है, काफ़ी ईजिली बना लेते हैं हम लोग, उसमें ज़्यादा हमारा कॉस्ट नहीं आता। लेकिन एक्यूरेट बेसिस अकाउंटिंग में काफ़ी थोड़ा ये कॉस्टली होता है कैश बेसिस के मुकाबले, बिकॉज हमें यहाँ पे अकाउंटेंट हायर करना पड़ता है, फिर हमें इसकी ऑडिट भी करवानी पड़ती है, उसमें खर्चा आता है। क्लियर। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। वैसे देखा जाए ओवरऑल तो एक्यूरेट बेसिस ज़्यादातर बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद होता है। ये था दोनों का कंपैरिजन, आपको समझ आ गया होगा दोनों में से बेस्ट कौन सा होता है। अगर आपका छोटा बिजनेस है या डॉक्टर हैं आप या आपका कोई अदर प्रोफेशन है तो आप कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो कर सकते हैं। बट अगर कोई बड़ा बिजनेस है, मीडियम बिजनेस है, तो आप एक्यूरेट बेसिस को फॉलो करना चाहिए आपको, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ऑटोमेटिकली आप ऑफकोर्स ही बातें कर देंगे, लेकिन अगर वीडियो पसंद नहीं आती तो आप डिसलाइक करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मुझे पता लगे कि मेरे वीडियोज़ में क्या कमी रह रही है। तो स्टे होम, स्टे फोकस।